हेलो बेटा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकली साकिब। जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो आई होप देख ही लिया होगा, तो उसका ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। उसका एडवांस वर्जन है। वहाँ पे हमने ये सिखाया था कैसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, हाउ टू फॉर्म स्ट्रक्चर, किसके, टॉटोमेरिज्म के, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर सिखाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग लगा लिए एनोलाइजेशन। बेटा एनोलाइजेशन क्या होता है ज़रा देखिएगा। जैसे मान लिया हमारे पास ये एक कीटोनिक ग्रुप है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। इसका एनॉल फॉर्म बेटा क्या बनने वाला, ज़रा एनॉल देखिएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, जो एनॉल बनेगा वो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड, ये हो रहा OH और ये हमारे पास CH3 रहा, ठीक है। ये हमारे पास कीटो फॉर्म है और ये हमारे पास इनॉल फॉर्म है, ठीक है। कैसे बनता है, कैसे स्ट्रक्चर बनता है, ये हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। आप लोग जाइएगा यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और केमिकली साकिब टाइप करिएगा, वहां पर आपको टॉटोमेरिज्म पार्ट 1 मिल जाएगा। पार्ट 1 में देखिएगा कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, वहां पे मैंने सारा इसमें डिटेल बता रखा है, ठीक है। यहां पर देखिए बेटा, ये फॉर्म है कीटो और ये फॉर्म है इनॉल, ठीक है। जो मोस्ट प्रोबेबली देखा गया है, जो कीटो फॉर्म होती है उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है, इनॉल फॉर्म की परसेंटेज कम होती है, ठीक है। कीटो फॉर्म की परसेंटेज जो होती है तकरीबन 99.9% के आसपास होती है, और इनॉल को देखा जाए तो इनॉल की परसेंट गिर के 0.01% के आसपास रह जाती है। मतलब ये फॉर्म बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है और ये फॉर्म उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है, इसीलिए कीटो का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है इनॉल के कंपैरिजन में, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे इफेक्ट हैं, कुछ ऐसी पावर्स हैं जो इनॉल के परसेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि वो कीटो फॉर्म से भी ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं पर आ जाती है तो वो क्या करती है, वो हमारे पास इनॉल परसेंटेज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, अगर हमारे पास ये हो फोन, मतलब फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो, और ये पहले से किसी कार्बन से जुड़े हों, और इसके करीब में कोई हाइड्रोजन आ जाए, वो दूसरी तरफ किसी कार्बन से जुड़ा हो, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनके बीच में क्या आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। एक नंबर पे हमने ये देखा, अगर किसी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है तो उसका एनॉल परसेंटेज बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, इसको बोलते हैं बेटा रेजोनेंस। अगर कहीं पर रेजोनेंस आ जाए तो उसका एनॉल परसेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है डॉक्टर साहब, वो हाइड्रोजन इफेक्ट से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज़्यादा पावरफुल होता है। अब ये रेजोनेंस क्या होता है बेटा, रेजोनेंस देखिए यहाँ पे बेटा, हम बहुत शॉर्ट में आपको रेजोनेंस पढ़ाएंगे, बहुत शॉर्ट में एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ाएंगे, बहुत शॉर्ट में इसका डिटेल फॉर्म जो आएगा वो GOC में पढ़ाएंगे। यहाँ पर हम उतना पढ़ाएंगे जितने से आपका क्वेश्चन निकल जाए, आपको टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाए, उतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है। इसकी जो डिटेल स्टडी होती है, ये भी एक इफेक्ट है, और ये GOC में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ के, कॉन्सेप्ट पढ़ के आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। यहां पर जो हम पढ़ाएंगे ये सिर्फ उतना पढ़ाएंगे जितने से आपका टॉटोमेरिज्म का क्वेश्चन यहां पर निकल जाए, ठीक। बेटा रेजोनेंस क्या होता है समझना, अगर कहीं पर पाई सिग्मा पाई अल्टरनेट आ जाए, पाई सिग्मा पाई अल्टरनेट पोजीशन पे आ जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हो गया, ठीक है। इसको एक और नाम देते हैं कॉन्जुगेशन। क्या देते हैं बेटा, कॉन्जुगेशन। अल्टरनेट पोजीशन का मतलब क्या हुआ, पाई है, फिर बीच में एक सिग्मा है, फिर पाई है, फिर सिग्मा है, फिर पाई है, इस तरीके से अगर चलता चला जाएगा तो हम कहेंगे उसमें रेजोनेंस हो रहा है। ये कॉन्जुगेशन में है, क्लियर नहीं क्लियर यहां पर, ठीक। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं, जैसे हमारे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2। पूछा जाए क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हम चेक करेंगे क्या इसमें कॉन्जुगेशन है कि नहीं है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हो, पाई हो, फिर सिग्मा हो,
फिर पाई हो, बीच में 2 सिग्मा नहीं आने चाहिए। अगर बीच में 2 सिग्मा एक साथ आ गए, सिग्मा का मतलब सिंगल बॉन्ड, अगर 2 सिग्मा एक साथ आ गए तो फिर उसमें कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाता है, और अगर कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाएगा तो बेटा उसमें फिर रेजोनेंस नहीं होता। देखिए यहां पर ये हमारे पास क्या है, पाई फिर सिग्मा फिर पाई, मतलब मस्त कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन है मतलब इसमें रेजोनेंस हो रहा है। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। पूछा जाए क्या इस वाले में, नीचे वाले कंपाउंड में क्या कॉन्जुगेशन, क्या रेजोनेंस हो रहा है, तो हम इसमें क्या चेक करेंगे बेटा, कॉन्जुगेशन चेक करेंगे। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हुआ, पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई, इस तरीके का अगर कहीं पे कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उसे हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अगर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो इसका मतलब उसमें क्या होगा बेटा, रेजोनेंस होगा। जरा चेक करते हैं, चलो पाई सिग्मा फिर सिग्मा, 2 सिग्मा एक साथ आने से कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाता है। 2 सिग्मा अगर एक साथ आए जा रहे हैं बेटा, 2 सिग्मा एक साथ आ जाते हैं तो उसमें कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाता है। अगर कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जा रहा है तो इसका मतलब इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, मतलब इस कंपाउंड में तो रेजोनेंस होता है लेकिन इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, हम पूछें क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, जरा बताइए क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है। तो हम चेक करेंगे कि इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कॉन्जुगेशन हो रहा होगा तो रेजोनेंस भी होगा। चेक करो, ये पाई हुआ, ये सिग्मा हुआ, ये पाई हुआ, ठीक है, मतलब इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। पाई फिर सिग्मा फिर पाई आ रहा है, मतलब कॉन्जुगेशन है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है डॉक्टर साहब, ठीक है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है। अगर हम ये कंपाउंड तुम्हें बना के दे दें ये, और इसमें पूछ लें क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, जरा चेक करके बताओ। ये हुआ पाई फिर सिग्मा 2 सिग्मा एक साथ आने से कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाता है, और अगर कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है मतलब इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। क्लियर है नहीं क्लियर है? ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है। अब इसका तो सब आप लोगों को पहले ही से मालूम होगा, बेंजीन तो रटे पड़े होंगे आप लोग कि इसमें रेजोनेंस होता है, लेकिन कैसे होता है चेक करिए। पहले कंडीशन क्या, कॉन्जुगेशन, क्या इसमें कॉन्जुगेशन है। देखिए पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा, मतलब मस्त कॉन्जुगेशन है, पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन है। इसमें पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन नहीं था, इसमें हाफ रिंग में कॉन्जुगेशन था, तो रेजोनेंस सिर्फ इतने ही पार्ट में था, इस पार्ट में रेजोनेंस नहीं था। इसमें पूछा जाए तो पूरी रिंग में रेजोनेंस है। कैसे, देखो पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा, मतलब कॉन्जुगेशन कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है, पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन है, जिसकी वजह से पूरी रिंग में क्या है बेटा, रेजोनेंस है। इसमें पूछा जाए, इसमें पूरी रिंग में कहीं पर भी कॉन्जुगेशन नहीं है, मतलब इसमें कहीं पर भी रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है। क्लियर नहीं क्लियर? तो ना इसमें आधी रिंग में रेजोनेंस है, इसमें पूरी रिंग में रेजोनेंस है, और इसमें पूरी रिंग में कहीं पर भी रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है। क्लियर नहीं क्लियर? तो 2 इफेक्ट हो गए। पहला क्या हुआ, अगर किसी कंपाउंड में किसी एनोलिक फॉर्म में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई गई तो मतलब उसका एनॉल परसेंट बढ़ेगा। क्लियर? अगर हमारे पास कहीं रेजोनेंस इफेक्ट आ गया तब भी इसका एनॉल परसेंट बढ़ेगा। अब यहां पर हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और जो रेजोनेंस होता है, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो रेजोनेंस का इफेक्ट जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से रेजोनेंस एनॉल का परसेंट ज़्यादा बढ़ाएगा इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक थर्ड इफेक्ट और भी आता है डॉक्टर साहब, मतलब अगर कंपाउंड जो है एरोमेटिक हो गया, कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया, तो फिर पूरी ऑर्गेनिक में एरोमेटिक से ज़्यादा पावरफुल कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। अगर एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, उसमें एरोमेटिसिटी आ गई, तो एरोमेटिसिटी से ज़्यादा कोई पावरफुल इफेक्ट ही नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर कोई भी स्टेबलाइज करता है तो वो एरोमेटिसिटी ही करती है। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड जो होंगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड माने जाते हैं। जिसमें एरोमेटिसिटी आ गई उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, अब एरोमेटिसिटी किस में आती है या एरोमेटिक कंपाउंड कौन होते हैं, बेटा ये भी बहुत शॉर्ट है, बता रहे हैं आपको। इसकी डिटेल वीडियो जो आएगी वो जीओसी में आएगी, वहां पे आप पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा आपको, पूरा एरोमेटिसिटी एकदम क्लियर हो जाएगी, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स कराएंगे। अभी यहां पर सिर्फ उतना पढ़ रहे हैं कि हमारा टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
टोटेमेरिज्म से जो है हम लोगों का बेड़ा पार हो जाए, उसके बाद जो फिर रेजोनेंस है और जो हमारे पास ये एरोमेटिसिटी है, ये हम लोग डिटेल वीडियो अलग से करेंगे, ठीक है। आई प्रॉमिस टू यू ऑल। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड की पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि वो साइक्लिक होने चाहिए। कैसे होना चाहिए बेटा? साइक्लिक। मतलब अगर कोई चेन है तो वो एरोमेटिक नहीं हो सकती, चाहे जितनी लंबी चेन हो, वो कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकती। दूसरी कंडीशन इसमें क्या होती है बेटा? कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कैसा? अभी बताते हैं। कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। और तीसरा रूल जो है वो डॉक्टर साहब एक वैज्ञानिक थे, हैकल ने हमसे बताया कि अगर हमारे पास 2,6,10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर वो एरोमेटिक हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, हम तुमसे पूछें कि हमारे पास ये देखो ये वाला कंपाउंड, हम पूछें क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तुमको चेक करके बताते हैं। पहली कंडीशन क्या है? साइक्लिक होना चाहिए। दिख रहा है हमको साइक्लिक है, बहुत बढ़िया। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है बेटा? दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अब कॉन्जुगेशन चेक करते हैं। ये रहा पाई, देखिए डॉक्टर साहब, ये रहा पाई, ये रहा सिग्मा, ये पाई, फिर सिग्मा, फिर सिग्मा, मतलब रिंग में कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया। अभी थोड़ी देर पहले बताया अगर दो सिग्मा एक के बाद एक आ जाते हैं तो कॉन्जुगेशन सर ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे चेक करें, यहाँ पर कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया। कैसे ब्रेक हुआ? देखो बेटा, ये हमारे पास पाई, ये सिग्मा, पाई, यहाँ तक तो कॉन्जुगेशन मस्त था। यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ से आगे क्या हुआ? ये सिग्मा, फिर ये सिग्मा, दो सिग्मा एडजेसेंट पे आ गए, यहाँ पे कॉन्जुगेशन डॉक्टर साहब ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। तो इस वाले पॉइंट की वजह से ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं रहा। क्लियर? अगर हम इसी की जगह पे एक और कंपाउंड ले लेते हैं, ये इसके बगल में बनाए दे रहे हैं, हालांकि सबको मालूम है कि ये एरोमेटिक है, लेकिन कैसे पता करें? पहले हमारे पास कंडीशन क्या है? क्या कंडीशन है बेटा? साइक्लिक होना चाहिए। दिख रहा है हमें ये साइक्लिक है, साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है? कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। जरा चेक करके बताइए, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, मतलब पूरी रिंग में मस्त कॉन्जुगेशन है, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन हमें दिख रहा है। तो डॉक्टर साहब दो कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब तीसरी कंडीशन कैसे पता करें? जरा चेक करके बताइएगा, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन? तो पाई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए करिए, जितने पाई हमारे पास बॉन्ड है उनको गिनिए, 1 2 3, उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 3 ये है, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमको दिख रहे हैं। तो ये भी कंडीशन फुल हो गई, या तो 2 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 10 होना चाहिए। इसके आगे भी है, वो अभी हमको उसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया डॉक्टर साहब? ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। क्लियर नहीं क्लियर? कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो आपको एरोमेटिसिटी समझ में आई क्या होती है बेटा? एरोमेटिसिटी मतलब ये कि जिसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाए, फिर वो पूरी ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा स्टेबल अगर कोई कंपाउंड होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड ही होता है। क्लियर नहीं क्लियर? तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, फिर इससे स्टेबल पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ मिलता नहीं है। क्लियर नहीं क्लियर? अगर कोई एक एरोमेटिक है और दूसरा नॉन एरोमेटिक है, भले ही उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, भले ही उसमें रेजोनेंस हो, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड जितना स्टेबल होगा उतना कुछ भी स्टेबल नहीं होता है। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए इसके बाद बेटा पिछला वाला पढ़ा था 3A, ये है हमारे पास 3 का B पॉइंट, हेडिंग है एंटी एरोमेटिक। अब एंटी एरोमेटिक सर क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक में बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो एरोमेटिक में है। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? साइक्लिक। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंप्लीट कॉन्जुगेशन। और तीसरी हेडिंग क्या होनी चाहिए? थर्ड हेडिंग होनी चाहिए, उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे या तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है? क्लियर नहीं क्लियर? ये किसने बताया था हमें? हैकल ने बताया था। उन्होंने एक रूल दिया था, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने हमको ये बात बताई थी। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं, हम कहते हैं जैसे ये हमारे पास है, ये देखिए, हम पूछे ये कंपाउंड कैसा है, तो चेक करके बताओ ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। यहां तक कि तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के दोनों पॉइंट सेम, इन दोनों से हम ये नहीं बता सकते कि ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। क्या साइक्लिक है? बिल्कुल साइक्लिक है, चारों तरफ से बंधा हुआ है, साइक्लिक कंपाउंड है। क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? वो भी कंप्लीट। जरा चेक करो बेटा, ये पाई
फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर सिग्मा, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा। मतलब कॉन्जुगेशन जो है पूरी रिंग में बहुत मस्त कॉन्जुगेशन है। क्लियर। उसके बाद आ जाइए, अब पाई इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कैसे हमने बताया, जितने पाई बॉन्ड हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने पाई बॉन्ड है इसमें, 2 पाई बॉन्ड है। अब 2 पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब से पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस वाले पॉइंट से हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और एक बात और बता दें आपको, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा होता है, एरोमेटिक। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड जो होता है वो एंटी एरोमेटिक होता है। बेटा ये आपको बनते दिखाई नहीं देंगे, हम लोग आपको यहां पर बोर्ड बता दे रहे हैं, कॉपी में बता देंगे और बुक्स वगैरह में आप लोग देख लेंगे, लेकिन ये कहीं आपको बनते हुए दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, नेचर में बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं ये। क्यों, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है, इतने ज़्यादा अनस्टेबल हैं कि इस फॉर्म में रहने ही नहीं चाहेंगे। भाई कौन दुनिया में ऐसा है जो अनस्टेबल फॉर्म में रहना चाहेगा, सब कुछ जिसको जो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में है उसी में रहना चाहता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है उनकी, एरोमेटिक कंपाउंड। तो वो चाहते हैं कि वो एरोमेटिसिटी में जिए। ठीक है, कौन सी सिटी में, एरोमेटिसिटी में। ठीक है, बहुत बढ़िया, एंटी एरोमेटिक नहीं होना चाहते। क्लियर। तो यहां से हमने ये समझा, हम लोग पढ़ क्या रहे थे बेटा, पढ़ रहे थे एनोलाइजेशन। एनोलाइजेशन में हमने ये हमने पता कराया कि जो कीटो फॉर्म है वो जनरली बहुत ज़्यादा होती है एनॉल से। तो कीटो परसेंट जो है हमेशा बहुत ज़्यादा होती है किससे, एनॉल से। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि एनॉल परसेंट जो है वो ट्रिमेंडसली बढ़ जाती है कीटो से। क्यों बढ़ जाती है, 3 इफेक्ट अगर मिल जाए तुम्हें, कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख जाए, कहीं पे रेजोनेंस दिख जाए और कहीं पर एरोमेटिसिटी दिख जाए। ठीक है, अगर तुमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख जाए तुम कहोगे इसकी परसेंट जो होगी वो कीटो से ज़्यादा होगी। अगर एनॉल में कहीं पे तुमको जो है रेजोनेंस दिख जाए तब भी ये कहना कि इसकी परसेंट जो है वो कीटो से ज़्यादा होगी। और कहीं एरोमेटिक बन गया तो ऑटोमेटिकली तुम कहोगे सबसे ज़्यादा अगर तुम्हारे पास कोई भी स्टेबल कंपाउंड होगा वो कौन होगा, एरोमेटिक। इन तीनों इफेक्ट में सबसे पावरफुल इफेक्ट कौन होता है, एरोमेटिक। उससे कम रेजोनेंस, उससे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर कहीं धोखे से तुमको एंटी एरोमेटिक मिल गया तो फिर कह देना कि सबसे लीस्ट जो एनॉल बनाएगा वो एंटी एरोमेटिक बनाएगा या नहीं बनाएगा। 0% भी कह देते कि नहीं बनाएगा। क्लियर नहीं क्लियर। चलिए आइए एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1। अगर कहीं पर आपको ये दिख जाए, ये कंडीशन CH2, डायरेक्ट याद कर लेंगे, नीट वाले बच्चे डायरेक्ट याद कर लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। कहीं पर ये कंडीशन मिल जाए आपको, दो कीटोनिक ग्रुप हो, बीच में CH2 हो। ठीक है, 2 कीटोनिक ग्रुप हो, बीच में CH2 हो। या इसको कभी कभी ऐसे भी देते हैं, देखो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में ये ठीक है, ये बीच में क्या है बेटा, एक कार्बन है और इस पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। कैसे हाइड्रोजन निकालते हैं बेटा, ये लास्ट लेक्चर में हमने सिखाया था कि किसी कार्बन पे बॉन्ड लाइन नोटेशन में किसी कार्बन पे कैसे हाइड्रोजन निकालते हैं, ये हम लोग वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग पिछला वीडियो देखिए और वहां वो देख के आइए बेटा, वो देख के आइएगे तो ये वाला लेक्चर और ज्यादा मजेदार लगने लगेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये अगर कहीं कंपाउंड मिले तो यहां पर एनॉल परसेंटेज ज्यादा होती है। आइए देखते हैं कैसे ज्यादा होती है। जैसे इसी का हम लोग बना के देखते हैं, जैसे हमने ये लिया COCH3। लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हमने आपको ये कंपाउंड कराया था और उसमें आप लोग परेशान हो गए थे। क्या परेशान हो गए थे सर, परेशान ये हो गए थे कि इसको हमने 3 कहा था, इसको हमने 2 कहा था। क्लियर। अब 1 इसको दें या इसको दें, तो दोनों को दे के देख लेते हैं। एक बार 1 इसको दे देते हैं, एक बार 1 इसको दे देते हैं। कंडीशन समझ लेते हैं। देखो पहले हम लोग 1 इसको दे देते हैं तो ये बनेगा हमारे पास, ये इसको पहले 1 दे देते हैं, फिर इसको भी 1 दे देंगे एक बार। ठीक है, तो पहले इसको 1 दिया तो डबल बॉन्ड यहां से यहां पे खिसक गया है और H यहां से यहां पहुंच जाएगा, तो ये OH हो जाएगा। ये हमारे पास डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। उसके बाद जो जैसा है उसको वैसे ही हम लोग लिख देंगे। ये C डबल बॉन्ड O है और ये हमारे पास CH3। ठीक, इसको भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम कहते हैं ये हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर है। इसे भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कैसे ड्रॉ करेंगे तो देखिए बेटा, डबल बॉन्ड ये है, 1 नंबर पर चला जाएगा और 1 नंबर से हाइड्रोजन कहां पर चला जाएगा, 3 नंबर पर। ठीक, ये हमारे पास CH2 हो गया, ये हमारे पास C और ये हमारे पास OH। बाकी जो जैसा है उसको, अच्छा यहां से एक हाइड्रोजन चला गया तो यहां पर एक ही हाइड्रोजन बचेगा,
ठीक है, जो जैसा है वो बना लेंगे, ठीक है। चलिए, अब एक बात और आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर? आप ये हमसे कह सकते हैं कि इस साइड से भी ये तो यही 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर बेटा टॉटोमेरिज्म, और ये टॉटोमेरिज्म एक तरीके की आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। अगर इस साइड से बनाएंगे बेटा, मान लिया इस साइड से बनाएंगे तो यही दोनों स्ट्रक्चर और निकल के आ जाएंगे, तो फिर जो स्ट्रक्चर सेम रह गए तो फिर उससे बनाने की ज़रूरत नहीं है। आइसोमेरिज्म में दोबारा से सेम स्ट्रक्चर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वही काम टॉटोमेरिज्म भी कर रहे हैं, सिर्फ 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इधर से अगर बनाना चाहेंगे तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से बॉन्ड यहाँ पर आएगा, यहाँ से एच चला जाएगा यहाँ पर, तो जो स्ट्रक्चर इधर बना है बिल्कुल वही बनेगा। आप लोग इसका नोमेनक्लेचर करके देख लेंगे और जो कंपाउंड जहाँ पर है वहीं पर पहुँचेगा। तो इसके ये 3 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। जरा पहले वाले स्ट्रक्चर में देखिएगा, इसमें क्या क्या है जरा देखिएगा बेटा। यहाँ पर देखिए, जो इनॉल बना है ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है। जो इनॉल बना है, क्या इसमें आपको कहीं पर कॉन्जुगेशन दिख रहा है? देखिए पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन दिखा। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होगा? रेजोनेंस। अगर इनॉल फॉर्म में रेजोनेंस आ रही है तो बेटा उसका एनोलिक परसेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और देखिए इनॉल के साथ रेजोनेंस के साथ साथ आपको एक चीज़ और दिखेगी, ये देखिए ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और ये हमारे पास इधर भी ऑक्सीजन। क्लियर नहीं क्लियर? तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाती है। इनके बीच में क्या आती है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है और रेजोनेंस भी प्रेजेंट है, तो इसका एनोलिक परसेंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तकरीबन 76% आ जाता है कीटो से, और कीटो 24% ही रह जाता है। तो मतलब यहाँ पर एनॉल परसेंट बढ़ गया ना, किसकी वजह से बढ़ा? यहाँ पर 2 इफेक्ट काम कर रहे हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और कौन सा बेटा हमारे पास यहाँ पर क्या है? रेजोनेंस है। जरा थर्ड वाले को चेक करो, थर्ड वाले में क्या है? थर्ड वाले में एक बात देखो बेटा, थर्ड वाले में क्या रेजोनेंस दिख रहा है कहीं पर? यहाँ पर पाई है, इधर सिग्मा, फिर सिग्मा, मतलब दूसरा पाई नहीं है, इधर पाई सिग्मा, मतलब कोई रेजोनेंस नहीं है। लेकिन इसमें बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसमें भी दिख गई हमें। क्लियर नहीं क्लियर? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये भी अपने कीटो परसेंट से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम तुमसे पूछें कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका, तो सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तुम्हें दिख रही है, रेजोनेंस भी दिख रहा है, तो मतलब सेकंड तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज लेके जाएगा, ठीक। उसके बाद फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो, 3 स्ट्रक्चर हैं, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें। जरा थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, तो रेजोनेंस भी नहीं है, तो जिसकी वजह से इसकी इनॉलिक परसेंट तो बढ़ेगी लेकिन सेकंड वाले से कम रहेगी। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले में दोनों चीजें हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और हमारे पास क्या है बेटा, उसमें कॉन्जुगेशन है और रेजोनेंस भी है, ठीक है। और फर्स्ट वाले की ऑब्वियस सी बात है सबसे कम परसेंट रहेगी, ठीक। तो 2 वाले की सबसे ज्यादा, फिर थर्ड वाले की, और फिर फर्स्ट वाले की, ठीक है। बात समझ रहिएगा बेटा। जनरली अगर बात की जाए तो जो कीटो की परसेंटेज होती है वो ऑलवेज ज्यादा होती है, लेकिन कहीं कहीं पर इनॉल की परसेंट भी ज्यादा हो जाती है। कैसे ज्यादा होती है? 3 इफेक्ट की वजह से। कौन कौन से बेटा? एक हमारे पास कौन सा हो गया? पहला हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा हमारे पास क्या होता है बेटा? रेजोनेंस, और तीसरा क्या होता है? एरोमेटिक। और अगर कहीं धोखे से एंटी एरोमेटिक आ गया तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत घट जाती है, मतलब उसका एनोलिक परसेंट जो होगा मिनिमम हो जाएगा, 0 कह देंगे, खत्म कह देंगे, नील कह देंगे। क्लियर नहीं क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास ये, ये हमारे पास नेक्स्ट, ठीक। अब एक बात बताइए सर, क्या ये हमारे पास टॉटोमेरिज्म शो करेगा? तो कैसे करेंगे बेटा? बेटा ये डबल बॉन्ड है, इसको 3 नंबर देंगे, ये हमारे पास 2 नंबर हो गया। या तो ये इधर 1 नंबर जाना चाहिए या तो ये इधर 1 नंबर जाना चाहिए। बेटा 1 नंबर किसे देंगे, फर्स्ट पोजीशन किसे देंगे, इसके लिए डिटेल में पार्ट 1 में हमने बता रखा है। पार्ट 1 देखिए जाके, उसमें डिटेल में स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है, आपको वहाँ समझ में आएगा। पार्ट 1 अगर देख के आ रहे हैं तो इसको समझने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब एक बात बताइए सर, इसको हम लोग 1 नंबर देंगे, क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन होगा। जब इसके पास हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा बेटा, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, और डबल बॉन्ड कहाँ से आएगा? 3 नंबर से 1 नंबर पे आ जाएगा। तो बेटा जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो ये आएगा, देखिए जरवाल, ये हमारे पास OH हो गया, ये हमारे पास डबल बॉन्ड, और इसका ये वाला डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब एक बात बताइए सर, क्या ये हमारे पास इसमें रेजोनेंस है? तो इसे चेक करो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, ठीक। रेजोनेंस तो है इसमें। क्या इसमें रेजोनेंस है?
पाई सिग्मा पाई सिग्मा, सॉरी पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, रेजोनेंस तो इसमें भी है। अब हम कैसे बताएं किसका परसेंट ज़्यादा? देखो दोनों में रेजोनेंस है, ठीक है, तो परसेंट किसका ज़्यादा होगा ये नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? नहीं। पाई सिग्मा पाई, इसके एक रिंग में जो है कॉन्जुगेशन नहीं है। इसमें कॉन्जुगेशन तो है लेकिन कंप्लीट कॉन्जुगेशन रिंग में नहीं है। इसमें देखिए पाई सिग्मा पाई सिग्मा, देख के आपको लग रहा है कि ये कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक। और जो एरोमेटिक होता है उसकी परसेंट सबसे ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर जो इनॉल फॉर्म है ये तो मान के चलो ये तकरीबन 99% यही बनता है और ये 1% के आसपास रह जाता है। 99% यही होता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तुमको ऑप्शन दे देंगे 4, कहेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एनोलिक परसेंटेज, किसमें एनोलिक परसेंटेज मैक्सिमम होगी, तो तुमको ये वाला कंपाउंड देंगे। तुम जैसे ही उसका इनॉल फॉर्म बनाओगे तुम समझ जाओगे कि एरोमेटिक है। सबसे ज़्यादा परसेंट तो एरोमेटिक वाले में ही होती है। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए इसी से मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमारे पास ये है, देखिए कैसा हो जाएगा। अगर हम इसको यहां डालें, ये 3 ये 2 ये 1, ये 3 ये 2 ये 1, ये 3 ये 2 और ये 1, क्या होगा बेटा? यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, कहां पहुंचेगा? इस O पर। यहां का डबल बॉन्ड यहां पर, वही कंडीशन यहां पर भी होगी। थर्ड से जो है हमारे पास डबल बॉन्ड कहां पे आता है? 1 में। 1 से हाइड्रोजन कहां पे जाता है? इस ऑक्सीजन पे जाएगा। इधर आ जाइए, थर्ड से कहां पे जाएगा बेटा? थर्ड से हमारे पास पोजीशन कहाँ, थर्ड से डबल बॉन्ड कहाँ पे जाएगा? इस पे जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो डॉक्टर साहब स्ट्रक्चर क्या बनने वाला, जरा देखिएगा। सर देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास OH हो गया। डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर H आ जाएगा। तो बेटा इस पे तो OH हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या होगा डॉक्टर साहब बताइए? डबल बॉन्ड 3 पोजीशन, थर्ड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया और यहाँ पर क्या आ गया? OH। फिर देखिए यहाँ पर मस्त एरोमेटिसिटी आ गई, यहाँ पर बहुत बढ़िया एरोमेटिसिटी आ गई है, जिसकी वजह से इसका जो एनोलिक परसेंट है वो करीब करीब 100% तक हो जाएगा। इसका जो एनोलिक परसेंट है करीब करीब बेटा कितना हो जाएगा? 100% आ जाएगा। 99 तो हम कह सकते हैं, 99.9 कुछ बुक लिखती है, कुछ 99.8 लिखती है, लेकिन ये मान के लो बहुत बढ़िया एरोमेटिसिटी आ रही है। इसमें भी एरोमेटिसिटी आ रही है, इसको भी 99% ही मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है एनोलिक फॉर्म कौन बनाएगा? यही बनाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे ये आया वैसे ये आएगा। इन दोनों को एक जगह फिट नहीं करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन में देंगे। तुम्हें ऐसे पूछ लेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एनोलिक फॉर्म, ठीक है। सबकी कीटोनिक फॉर्म तुमको दे रखी होगी, जैसे उनकी एनोलिक फॉर्म बनाओगे तुमको एरोमेटिसिटी दिख जाएगी। तुमको सबसे ज़्यादा एरोमेटिसिटी इसी में है, तो इसका सबसे ज़्यादा एनोलिक फॉर्म भी यही बनाएगा। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखिए बेटा, ये पूछा जाए क्या ये हमारे पास टोटोमेरिज्म शो करेगा? चेक करते हैं। देखो बेटा ये थर्ड हो जाएगा, ये 2, इसे 1 बताया, पहले बताया। ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे ज़्यादा एंटी एरोमेटिक, इससे ज़्यादा अनस्टेबल कुछ हो ही नहीं सकता। जब सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ये है तो क्या ये इनॉलिक फॉर्म है? ये इनऑल है ना, क्या एनोलिक परसेंट देगा? नहीं, ये एनोलिक परसेंट 0% देता है, बहुत कम परसेंट देता है एनॉल की, ठीक है। तो अगर इसमें भी क्वेश्चन जब पूछा जाएगा एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके से आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट एनोलिक फॉर्म, लीस्ट परसेंट ऑफ एनोलिक फॉर्म कौन होगा? तो आज जो एंटी एरोमेटिक होगा उसी को आप देख लीजिएगा। जो एंटी एरोमेटिक होगा वही सबसे ज़्यादा लीस्ट एरोमेटिक फॉर्म लगता है। क्लियर नहीं क्लियर? तो ध्यान देना बेटा, एरोमेटिक देख लेना, तो एरोमेटिक अगर दिख जाए तो सबसे ज़्यादा परसेंट एनॉल की वही देगा। एंटी एरोमेटिक अगर दे लीस्ट वही देगा। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन लीस्ट वाले आते हैं वो एंटी एरोमेटिक के लिए आते हैं, और मोस्ट वाले जो आते हैं वो एरोमेटिक के लिए आते हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बेटा उसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। एम्स, नीट, जिपमर और जेई सबके क्वेश्चन कराएंगे बेटा आप लोगों को। उसमें पता लगेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग हो चुका है जब आप लोग इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है, प्रॉब्लम्स करेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेड्स रूल। क्या बोलते हैं? ब्रेड्स रूल। ये वही टॉपिक है जो जहरा बतूल ने हमसे रात के 12 बजे पूछा था, और हमें ये नहीं मालूम था कि वो हमसे पूछ रही है। उसे हमने
वीडियो बना के, वीडियो सोल्यूशन बना के उसको हमने दिया था। ठीक है, इतने टाइम जो है AMU मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, फर्स्ट अटैम्प्ट में वो बेटा सेलेक्ट हुई थी। ज़रा देखिएगा क्या है ब्रेड्स रूल, बड़ा फेमस वीडियो है, इस पर पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग देखिएगा और उससे मोटिवेट भी होइएगा। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, यहाँ पर एक हमारे पास कंपाउंड होता है, ये समझे रहिएगा इस बात को। ये हमारे पास कंपाउंड हो गया, इस कंपाउंड को बोलते हैं बाईसाइक्लो। क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब? बाईसाइक्लो। ठीक, इस कंपाउंड को बोलते हैं बाईसाइक्लो। बेटा जहां पर ये आपस में जुड़े हुए होते हैं इसको बोलते हैं ब्रिज हेड। ब्रिज हेड क्या बोलते हैं बेटा? एक ब्रिज हेड ये है, एक ब्रिज हेड है, दो है। तो एक वैज्ञानिक थे ब्रेड्स ने कहा था कि किसी भी बाईसाइक्लो कंपाउंड में जो ब्रिज हेड होता है उस पर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड आएगा तो बेटा इसमें स्ट्रेन आ जाएगा, और स्ट्रेन आने की वजह से ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये नहीं पॉसिबल है। इधर देखो, ये किसने बताया बेटा हमको? ब्रेड्स ने बताया। ब्रेड्स ने हमको ये बताया कि जो ब्रिज हेड कंपाउंड होते हैं, ब्रिज हेड कार्बन होते हैं, उस पर किधरों से भी डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। देखो इस पे इधर से डबल बॉन्ड आ गया तो ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। अगर इधर से आके देख लो, ये हमारे पास अगर इधर से कहीं से डबल बॉन्ड आ गया तब भी ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब इस जो ब्रिज हेड कार्बन है उस पर किधर से भी डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। कहानी वही जो अभी बताई, क्योंकि इसमें जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाता है। इसमें एक बेयर्स की थ्योरी आती है बेटा, जब GOC पढ़ाएंगे तो बेयर्स थ्योरी पढ़ाएंगे, बेयर्स थ्योरी ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, उसमें आपको बताएंगे कहाँ कहाँ स्ट्रेन आता है और कैसे कैसे स्ट्रेन आता है। ठीक है, वो सब आपको मालूम होगा। कभी आप लोगों ने सुना होगा कि जो चेयर फॉर्म होती है, हेक्सागन जो हमारे पास होता है, हेक्सेन जो साइक्लोहेक्सेन होता है, उसका फॉर्म कहाँ होती है? चेयर फॉर्म होती है। कहीं पे हमारे पास बोट शेप होता है। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है, इसकी वजह से वो अपने एंगल को एडजस्ट कर लेता है। वैसे ही अगर ये ब्रिज हेड पे कहीं से भी डबल बॉन्ड आया तो बेटा उसमें स्ट्रेन आ जाएगा। स्ट्रेन आने की वजह से क्या आता है? बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। अगर वो अनस्टेबल हो गया तो मतलब वो बनेगा ही नहीं। अगर कहीं से भी डबल बॉन्ड इस पे आ रहा है तो उसे हम नहीं बनाएंगे, कहेंगे ये बनेगा ही नहीं, ना ये बनेगा ना ये बनेगा। इसी तरीके से नीचे की तरफ हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। अगर यहाँ पर कहीं पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है और हम लोग ये कह देंगे ये कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर नहीं क्लियर? ठीक, यहाँ तक आप लोगों ने आई होप वीडियो देखा होगा। जिसने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है मतलब पूरा कॉन्सेप्ट उससे समझ में आ चुका है। अब बेटा आप लोगों के लिए एक थर्ड पार्ट आएगा जो प्योरली क्वेश्चन बेस होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होंगे, उस JEE मेंस के होंगे, नीट के होंगे, एम्स के होंगे, जिपमर के होंगे, और जो अच्छे एग्जाम होंगे उसके सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके टॉटोमेरिज्म पे करा दिए जाएंगे। तो आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको कहीं से भी आपको टॉटोमेरिज्म का कोई क्वेश्चन आ जाए आप उसे गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।